मॉर्निंग मेडिकोस। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सपने के बारे में जो हर एक मेडिको और एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट देखता है। मैं बात कर रहा हूँ एम्स न्यू दिल्ली की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रेजेंट है आज डॉक्टर स्नेहा शर्मा मैम फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। वी वेलकम यू मैम टू आवर चैनल। Thank you. Thank you, Morning Medicals, for inviting me. मैम स्टार्ट करते हैं। आप कौन सी ब्रांच में अभी वहाँ पे और वहाँ तक आप कैसे पहुंची उस जर्नी के बारे में हमें बताइए। I'm doing MD Anesthesiology, Critical Care and Pain Medicine from AIIMS New Delhi. Uh, I did my MBBS from Rani Durgavati Medical College, Banda. So, as you know, हमारा कॉलेज अभी नया कॉलेज है, मेरा बैच अभी सेकेंड बैच था, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था हमें। मैंने कभी सोचा नहीं था आई विल बी डूइंग माय पीजी फ्रॉम एम्स दिल्ली। मैंने सोचा था आई विल डू कि एक अच्छे कॉलेज से पीजी करना है, बट आई नेवर थॉट कि आई विल बी डूइंग फ्रॉम एम्स दिल्ली। तो दैट जर्नी वाज वेरी चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग। मैम आपने कौन सी ईयर में एग्जाम दिया था, कब आप पास आउट हुई, इस बारे में बता दीजिए। मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ था 2023 में, एंड मैंने नवंबर आईएनआई सेट 2023 दिया। देन आई जॉइंड हियर इन जनवरी 2024। अभी जो भी लाइफ आप जी रही हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं एकदम? यस, अभी 6 मंथ्स हो गए मुझे एनेस्थीसिया ज्वाइन करे हुए। तो आफ्टर 6 मंथ्स आई एम सेटिस्फाइड विद माय ब्रांच, वॉट एवर आई वांटेड फ्रॉम माय ब्रांच। एनेस्थीसिया में वो सब कुछ है। लाइक एनेस्थीसिया मतलब जनरल परसेप्शन जो होता है पीपल्स का एनेस्थीसिया को लेके कि इट्स जस्ट बेहोशी वाला डॉक्टर है, बट दैट इज ओनली जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया। Anesthesia where there is also pain medicine, then we can do critical care as well. Then whenever there is emergencies, everywhere anesthesiologist is required for cardiac arrest or for emergency intubation. So that adrenaline rush अगर चाहिए उसके लिए भी anesthesia है, work life balance भी है, and then आप बाकी other department से भी connected रहते हैं anesthesia में, तो anesthesia offers you everything. मैम जब आप एग्जाम दे रहे थे तो उस टाइम आपके में कौन सी प्रेफरेंस थी? क्या मेडिसिन, ऑब्स, गायनी, ऑर्थो ये सब था या आपने सोचा था इस ब्रांच के बारे में? ऑनेस्टली मेरा कोई ड्रीम ब्रांच नहीं था, पर आई लाइक मेडिसिन, तो मैंने सोचा था मेडिसिन लेने के लिए। बट व्हेन आई गॉट एनेस्थीसिया फ्रॉम एम्स दिल्ली, तो आई वाज आल्सो इन डाउट कि लेना है या नहीं लेना, कि नीट के लिए प्रिपेयर करना है। पर जब मैंने बहुत रिसर्च किया एनेस्थीसिया के बारे में, देन आई गॉट टू नो कि एनेस्थीसिया एंड मेडिसिन बोथ आर वेरी रिलेटेड ब्रांच। दोनों में वी हैव टू हैव गुड नॉलेज अबाउट physiology, pathology, pharmacology. So in addition to this anesthesia may we also get some procedures to do, like blocks, epidurals, central line, and critical care भी आता है anesthesia में, that is additional part, और pain medicine भी। तो I thought कि I can do anesthesia as well. So anesthesia was my second choice after medicine. मैम आपने इस चीज के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कब किया था? एमबीबीएस डेज में स्टार्ट कर दिया था या इंटर्नशिप में या उसके जस्ट बाद? सीरियसली मैंने प्रिपरेशन जो स्टार्ट किया था वो इंटर्नशिप के बाद मई में स्टार्ट किया था, और नवंबर आने सेट के लिए। इंटर्नशिप में मैंने कुछ नहीं ज़्यादा स्टडी नहीं किया था। आई एम नॉट एबल टू स्टडी मच बिकॉज इंटर्नशिप में आई एम उस फेज में थे कि कॉलेज लाइफ एंड होने वाला है, तो एंजॉय करना है सब। तो इसलिए इंटर्नशिप में आई डिडंट स्टडी मच, बट आफ्टर इंटर्नशिप मई में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली। तो मैंने ये प्लान किया था कि फर्स्ट 3 मंथ्स में मैं अपना फर्स्ट रीडिंग दूंगी, जिसमें मेरा मेन फोकस था कि अपने नोट्स को कंसाइज करना। एंड देन सेकंड रीडिंग मैंने 2 मंथ्स में कंप्लीट किया था, उसमें सब कुछ रिटेन करना, एंड देन फाइनल 10-15 डेज रिवीजन। तो मैम आप ये कह रहे हैं कि आपने इंटर्नशिप टाइप को उस टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया और उसके बाद आपने अच्छे से लग के अपना जो चाहते थे अपने वो क्रैक किया। क्योंकि मतलब मैं अपने जो एमबीबीएस के 4 इयर्स थे उसमें आई वाज वेरी सीरियस अबाउट माय स्टडीज। तो जब मैं इंटर्नशिप में आई तो वो एक हिट करता है ना कि अभी कॉलेज लाइफ खत्म होने वाला है, इसके बाद के मतलब लोग के साथ भी विल नॉट हम लोग नहीं होंगे कनेक्टेड इतना जितना अभी है। तो उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि अभी थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए, तो इंटर्नशिप में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। मैम आपका जो फ्रेंड सर्कल था वो भी ऐसा ही मस्त पढ़ने वाले थे क्या सब? लाइक अभी मेरा जो फ्रेंड्स है वो भी रोहित, यू नो कि उसने अभी एम्स में 224 रैंक है उसका। देन साक्षी, शी इज आल्सो माय बेस्ट फ्रेंड, तो वो भी हम लोग
सब स्टूडियस ही थे, पर एंजॉय भी करते थे। मतलब उन लोगों की वजह से मेरा लाइफ थोड़ा कॉलेज में फन थोड़ा ऐड हुआ मेरी लाइफ में। अदरवाइज जब मैं कॉलेज में आई थी, आई वाज लाइक वेरी स्टूडियस की फर्स्ट रो पे बैठना है, पढ़ाई करनी है, सिर्फ नोट्स सारे नोट्स बनाने हैं। बट आई थैंक्स टू माय फ्रेंड की उनकी वजह से मेरा जो कॉलेज लाइफ था वो उसमें थोड़ा फन भी ऐड हुआ। तो मैम आप पहले एमबीबीएस के इयर्स में आपने हमेशा प्रॉफ एग्जाम को टारगेट किया कि हाँ अभी पढ़ लेते हैं अच्छे से इस टाइप में? हाँ, प्रॉफ के लिए आई वाज वेरी सीरियस। हमेशा सारों प्रॉफ्स के लिए आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर माय प्रॉफ एग्जाम्स। एंड उससे काफ़ी हेल्प होता है आपको आगे भी, क्योंकि जो आप प्रॉफ के लिए स्टडी कर रहे हैं वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो रहता ही है। तो एग्जाम टाइम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने उस टाइम नहीं पढ़े हुए होंगे प्रिपरेशन के टाइम पे, बट प्रॉफ के टाइम में आपने पढ़े, तो उस टाइम पे आपके मेमोरी में होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो उससे हेल्प होता है। तो प्रॉफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रिपरेशन में भी। मैम प्रॉफ के टाइम पे फिर आपने पूरा स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह से पढ़ा होगा, फिर बाद में जाकर के आपने अपने स्टडी मटेरियल को कंसाइज किया। स्टार्टिंग में आप एकदम बेसिक पे रहते। स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में मैंने सिर्फ बुक्स से ही पढ़ा था। आई डिडंट टेक एनी कोचिंग। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के लिए बीटी चौरसिया एंड फिजियोलॉजी के लिए एके जैन एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए भी टेक्स्ट बुक लिया था। आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर नेम एग्जैक्टली क्या था बुक का, बट टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर में टेक्स्ट बुक से ही प्रिपेयर किया था। सेकंड ईयर में भी आई स्टार्टेड रीडिंग रॉबिन्स, बट रॉबिन्स इज वेरी वास्ट। और रॉबिन्स पढ़ के मतलब मैंने 5-6 मंथ्स रॉबिन्स ही पढ़ा सिर्फ, पर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उससे कुछ रिटेन नहीं रह रहा। अंडरस्टैंडिंग के लिए रॉबिन्स काफ़ी अच्छी बुक है, पर उससे मुझे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में हेल्प नहीं हो रहा था, रिटेन नहीं रह रहा था कुछ भी। तो देन आई स्विच टू हर्ष मोहन एंड फार्मा के लिए एडीटी पढ़ा था मैंने। एंड फर्स्ट सेकंड ईयर्स में ओनली माय सोर्स वाज टेक्स्ट बुक। देन थर्ड ईयर में मैंने मैरो स्टार्ट किया था, तो थर्ड ईयर में मैंने अपने थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के नोट्स प्रिपेयर किए थे, वीडियोस लेके एंड हैंड रिटन नोट्स आई प्रिपेयर्ड ऑफ माय थर्ड एंड फोर्थ ईयर सब्जेक्ट्स इन थर्ड ईयर। एंड देन तो थर्ड ईयर मैम में भी आपने ऑलरेडी मैनुअल प्रेपरेटर वगैरह क्या लिया था आपने? मैरो, my मैरो। primary source was study materials from Mero. QBank also I preferred Mero for QBanks and for GTs also Mero. तो मैम मैरो का जो क्वेश्चन बैंक है हम उस पे कितना रिलाई कर सकते हैं कि अगर कोई Mero चाहता है कि उसके क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व करें, उसी के बेसिक्स पे चलें? मैरो की क्वेश्चन बैंक बहुत वास्ट है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारे क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लोगे मैरो के। बट जो भी हाईली टॉपिक्स हैं उनका क्वेश्चन बैंक ट्राई करना है सॉल्व करने का। एंड मैरो में बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसमें से फिल्टर आउट करना है कि कौन सा हमें रिटेन रखना है, कौन सा बुक मार्क करना है, कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस नहीं ज़रूरी है क्यू बैंक के, क्योंकि बहुत ज़्यादा है वो हम रिटेन भी नहीं रख सकते। तो वो फिल्टर आउट करके अपने अकॉर्डिंग की क्या इंपॉर्टेंट है उससे हमें जितना ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं क्यू बैंक से उतना लेना आपके हिसाब से है। नीट पीजी का एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है या आईनेट सेट का ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि जब हम अपना सोचते हैं, हम थर्ड ईयर स्टूडेंट एज़ अ फाइनल स्टूडेंट सोचते हैं, तो सब हमें बताते हैं कि नीट पीजी की तैयारी करो। आईनेट सेट के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, ना उसके बारे में सोचते हैं। हाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों एग्जाम इंपॉर्टेंट है, आईने सेट और नीट भी। और दोनों के लिए हम साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे या सिर्फ हम आईने के लिए प्रिपेयर करेंगे, कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं दोनों एग्जाम में कॉमन है, तो हम एक साथ दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग आई क्लियर करना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू नीट, क्योंकि आई में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का थिंकिंग यही होता है कि आई नहीं होगा हमसे, आई जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो होते हैं वही क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हमें यही मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि हम लोग भी आईना ही क्लियर कर सकते हैं, तो दैट उससे काफ़ी हेल्प होगा। सबसे पहले तो ये थिंकिंग ये लाना है हमें कि हम आईना ही क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सबसे पहले यही सोच होता है कि आईना ही नहीं क्रैक होगा। देन उसके बाद हमें अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। और आईना और नीट दोनों ही सिमिलर एग्जाम है, बट डिफरेंस इतना है आईना में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा आपकी क्लिनिकल होता है, तो आपकी जो लॉन्ग टर्म नॉलेज होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे ज़्यादा हेल्प होगा रेदर देन आपने कितना लास्ट 15 डेज में कितना याद किया है या रखा है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आई में। बट नीट में आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों एक साथ टेस्ट होता है, और नीट ज़्यादा लोग सीरियस होकर देते हैं, तो नीट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आई थिंक ज़्यादा डिफिकल्ट होगा
होगा स्कोर करना रैंक गुड, बट आई में क्योंकि बहुत कम लोग फोकस करते हैं आई पे, तो उसमें रैंक अचीव करना और किसी कॉलेज में एडमिशन लेना ईजी होगा एज कम्पेयर टू नीट। तो मैम आपने इंटर्नशिप के बाद में भी मैरो ही कंटिन्यू किया था या डैम्स या कुछ और स्टार्ट किया था? मैंने मैरो ही कंटिन्यू किया था। मैरो के मेरे थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के मेरे पास हैंड रिटन नोट्स थे, तो मैंने वही पढ़े थे, एंड फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए मैंने पीडीएफ नोट्स के पीडीएफ लिया था, वो लिया था, एंड लास्ट रिवीजन के लिए बीटीआर मैंने यूज किया था। अच्छा मैम, बीटीआर कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा? उससे कितना आपको लगता है कितने परसेंटेज क्वेश्चंस बने? बीटीआर मतलब मेरा प्राइम सोर्स बीटीआर नहीं था, मैरो था, बट मैरो इज वेरी वास्ट, तो हम लास्ट 15 डेज में 10 डेज में रिवाइज नहीं कर सकते। तो बीटीआर का मेरे स्टडी में बस इतना रोल था कि मैं अपना जो स्टडी मटेरियल उसको कंसाइज कर पाऊँ थोड़ा, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं थोड़ा वैसे मुझे बहुत फोमो होता है कि जैसे अब मैं सब कुछ पढ़ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ स्किप कर दूंगी तो इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। तो बस बीटीआर से मुझे वो थोड़ा फिल्टर आउट करने में हेल्प हुआ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना है और बाकी टॉपिक को मैं स्किप कर सकती हूँ। मैम आपने फाइनल ईयर के जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मेडिसिन, ऑब्स गायनी, सर्जरी, ये सब के बारे में बात करते हैं। ये सब आपने कैसे अप्रोच किया? क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करना तो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है, बट जब खत्म करने पहुँचते तो कुछ याद नहीं रहता और खत्म होता भी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा लगता है अंत में। मैंने सारे मेजर सब्जेक्ट्स के लिए मेरा मेन सोर्स मैरो ही था, मैरो की नोट से ही मैंने पढ़ा था, एंड मेडिसिन भी मतलब मैरो में बहुत ज्यादा वास्ट है, पर मेरे अकॉर्डिंग हुँ, मैरो का मेडिसिन काफी अच्छा है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट और बेसिक्स बिल्ड होंगे, और मैरो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से अगर अपना बेसिक आपने स्ट्रॉन्ग, मेडिसिन ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग किया है तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहता है, तो आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो उससे आपको, अगर आपने प्रॉफ में अपने सारे मेजर सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको जब आप फाइनल प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम के लिए, उस टाइम पे भी आपको हेल्प होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट सेकंड ईयर भी पढ़ना है। तो अगर आप प्रॉफ में अपने फाइनल में जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो कंप्लीट करेंगे, तो उस टाइम पे आपको जो फर्स्ट सेकंड ईयर है उनके लिए ज्यादा टाइम आप दे सकते हैं, क्योंकि उनको आपको बहुत टाइम हो गया है पढ़े हुए, वो ज्यादा और उनसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, वो आपको इतना याद नहीं रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने फाइनल ईयर में अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स है उनको इतना ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करके पढ़ें कि अगर समझ के पढ़ेंगे तो मेमोरी ज़्यादा देर तक रहेगा, हुँ। हमारे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा, रिवीजन में भी इजी रहेगा। मैं अभी तो आपने एनेस्थीसिया लिया है। आपने एमबीबीएस डेज़ में पढ़ा था एनेस्थीसिया पूरा? नहीं, मैंने एनेस्थीसिया का बस खाली जो पीवाईक्यूज होते थे वही पढ़ा था उस टाइम पे अपने एमबीबीएस में, और इंटर्नशिप में भी हमारा 2 वीक्स का इंटर्नशिप होता है, उसमें भी जस्ट आईसीयू पोस्टिंग होता है, उसमें इतना एक्सपोजर नहीं होता हमारे यहाँ, तो एनेस्थीसिया से मेरा भी कोई एक्सपोजर नहीं था। बट अभी मुझे एम्स दिल्ली में अलॉट हुआ था, तो मैंने भी रीथिंक किया कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट आफ्टर उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स देख के आई डिसाइडेड कि एनेस्थीसिया एक अच्छा ब्रांच है मेरे लिए। बाकी शॉर्ट सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे तब या वो भी आपने बाद में धीरे-धीरे कवर किए? मैंने फाइनल ईयर में शॉर्ट सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे, एक्सेप्ट ऑर्थो पढ़ा था मैंने फाइनल ईयर में, बाकी शॉर्ट सब्जेक्ट्स में सिर्फ पीवाईक्यूज कुछ मैंने देखे थे। बाकी सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स मैंने जब मई में स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन फाइनल, उस टाइम पे मैंने मैरो के रैपिड रिविजन्स से किए थे सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स। अच्छा, शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए मतलब रैपिड रिवीजन सफिशिएंट रहेगा। रैपिड रिवीजन किया था, एंड पीवाईक्यूज एंड क्यू बैंक से अगर पॉसिबल अगर टाइम था तो जिस सब्जेक्ट्स का मैं क्यू बैंक सॉल्व कर सकती थी उस टाइम अलॉटेड टाइम में, तो सब्जेक्ट का मैं करती थी, बाकी पीवाईक्यूज एंड जो रैपिड रिवीजन वीडियोस थे वो उनसे मैंने किया था। मैम आपने उसका कस्टम मॉड्यूल यूज़ किया कभी? मैरो का? मैरो का कस्टम मॉड्यूल मैंने किया है, उसमें मैं जो टैग्स यूज करती थी वो पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर नीट, आईएमएस एंड क्लिनिकल एंड रीसेंट एडवांसेस। रिसेंट नीट वाले? अच्छा। मैम अभी भी बहुत सारे हमारे सीनियर्स और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं। 11th अगस्त को है शायद से एग्ज़ाम, तो उनके लिए आपकी कोई स्पेशल एडवाइस रहेगी? मेरा एडवाइस मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन तो अभी सब लोग ही अच्छे से कर रहे हैं, इतना टाइम मिल गया है, पर मेन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ये होता है कि आप जब एग्जाम देने जाए तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाए। मतलब मेरा हमेशा ये होता है कि मैं भी जब भी अगर मेरा प्रिपरेशन भी आई 9 नवंबर आई 9 में मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एडमिशन लूंगी, मेरा इतना अच्छा
प्रिपरेशन नहीं था, सिर्फ 5 मंथ्स ही हुए थे। मैंने बस ऐसे दिया था कि नीट से पहले अपना कितना प्रिपरेशन चल रहा है उसके बाद जज करने के लिए। बट उसके लिए भी मैंने हमेशा मैं पॉजिटिव थिंकिंग से गई कि जो भी होगा अच्छे से करना है, जो क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे उसको अप्रोच करना है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना है, जो बेसिक हम उस एग्जाम डे पे कर सकते हैं उस चीज़ पे फोकस करना है, और नेगेटिव थिंकिंग से जितना ज़्यादा दूर रह सके कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, एग्जाम टफ आ गया या फिर क्वेश्चन पेपर छूट गया, तो मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स पे ना जाऊँ और पॉजिटिव थिंकिंग भी रखूँ हमेशा। मैम आज के पूरे सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए ये कि जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, छोटे-छोटे हर पेरिफेरल कॉलेज तक पहुँचना चाहते हैं। उसके बारे में आप हमें क्या यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये, क्योंकि जितने भी पेरिफेरल कॉलेजेस होते हैं उसमें हम लोग का यही थिंकिंग होता है कि हम लोग इतना अच्छा रैंक्स जो है वो अचीव नहीं कर सकते। सिर्फ जो टॉप कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, एम्स, केजेएमयू, वो लोग ही टॉप 100, टॉप 200 या फिर टॉपर्स होते हैं। बट ऐसे नहीं है, जो भी पेरिफेरल कॉलेजेस में हमारे हम लोग भी अगर इफ वी आर रिलीजियसली फॉलोइंग द रूटीन और अच्छे से अगर हम कॉन्स्टेंटली स्टडी करेंगे तो हम लोग भी वो अचीव कर सकते हैं। कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ टॉप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हम कर सकते हैं। एंड बाय डूइंग दिस थिंग आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। एंड बाकी पेरिफेरल कॉलेजेस तक ये मैसेज देना है, एनकरेज करना लोगों को कि हम लोग भी सब जो भी हमने ब्रांच सोचा है, जिस कॉलेज से सोचा है वो हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम। वेलकम, थैंक यू थैंक फॉर यू सो मच इनवाइटिंग मैम, मी। हमारे लिए टाइम निकाला।